नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर। आज नामांकन का आखिरी दिन। शाम 5 बजे तक प्रत्याशी भर सकेंगे पर्चा। 23 जनवरी को होंगे मतदान। 38वें राष्ट्रीय खेल की मसाल पहुंची खटीमा। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने खिलाड़ियों को बांटी टी शर्ट। खेल स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में 24 घंटे खुले रहेंगे होटल रेस्टोरेंट। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आ रहे पर्यटकों को देखते हुए सरकार का निर्णय। 1 सप्ताह तक लागू रहेगा आदेश। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हजारों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। पितरों की शांति के लिए किया तर्पण। पुलिस प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी। चमोली में हिमस्खलन का अलर्ट। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में आई गिरावट। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। प्रदेश के 100 नगर निकायों में शाम 5 बजे तक बड़ी संख्या में प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। बता दें, रविवार को नगर प्रमुख के 11 नामांकन, सभासद के 541, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के 56, सदस्य नगर पालिका परिषद के 540, अध्यक्ष नगर पंचायत के 52 और सदस्य नगर पंचायत के 380 नामांकन राज्य निर्वाचन को प्राप्त हुए हैं। कुल 1580 नामांकन राज्य निर्वाचन को प्राप्त हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, नगर निकाय चुनावों को लेकर के उत्तराखंड में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जोर शोर से नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में लग गई हैं। आज नामांकन का भी आखिरी दिन है, तो ऐसे में किस तरह का माहौल वहां पर देखने के लिए मिल रहा है हिमांशु? निश्चित रूप से श्वेता, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो निकाय चुनाव होने हैं उसके लिए जो नामांकन का है वो आज आखिरी दिन है और इसके बाद जो है प्रत्याशी 2 तारीख को नाम वापसी ले सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में 11 नगर निगम है और इसके साथ साथ 46 से अधिक जो है नगर पालिका परिषद है। तो ऐसे में लगातार जो प्रत्याशी हैं वो अपने नामांकन करने के लिए पहुंचे और आज उम्मीद भी की जा रही है कि तकरीबन जो है पूरे प्रदेश में 100 से अधिक नामांकन और होंगे। और इसके साथ ही साथ अब तक की अगर कुल बात कर ली जाए तो दोनों ही पार्टियों ने, चाहे भाजपा की बात कर ली जाए या कांग्रेस की बात कर ली जाए, तो 11 जो नगर निगम है उत्तराखंड उनमें अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर ली है। और आज देहरादून में जो सबसे बड़ा महानगर है उत्तराखंड का, वहां पर भाजपा के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन करने जा रहे हैं। भाजपा ने अपना प्रत्याशी जो है सौरभ सपलियाल को बनाया है। सौरभ सपलियाल पहले भी छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर पूर्व में युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ वीरेंद्र पोखरियाल को कांग्रेस ने जो है अपना प्रत्याशी बनाया है। वीरेंद्र पोखरियाल प्रदेश महामंत्री की रह चुके हैं कांग्रेस में। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए तो अब तक पूरे उत्तराखंड में कुल जो है जब से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई 27 से और अब तक जो है कुल 541 नामांकन हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो नगर निगम के प्रमुख हैं उनके 541 नामांकन हुए और पूरे प्रदेश में अभी तक चाहे नगर पालिका की बात कर ली जाए, नगर निगम की बात कर ली जाए या नगर पंचायत की बात कर ली जाए तो राज्य निर्वाचन को कुल 1580
जो है नामांकन प्राप्त है और उम्मीद की जा रही है ऐसे में ये जो है 2000 का आंकड़ा आज पार कर लेगा, क्योंकि कई निर्दलीय प्रत्याशी ऐसे हैं जो अपना नामांकन कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ भाजपा और कांग्रेस में कई ऐसे बागी प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने अपनी पार्टी से बगावत कर लिया और वो भी निर्दलीय के रूप में मैदान में उतर रहे हैं। जी हिमांशु, नगर निकाय चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। हालांकि सभी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए जीत का पलड़ा किसका वहां पर भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले चुनावों पर नजर डालें तो बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी होता हुआ हर चुनाव में दिखा है। तो ऐसे में किस पार्टी का पलड़ा वहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर भारी दिख रहा है? निश्चित रूप से देखिए, जिसकी जो सत्ता में होता है उसके चांसेस जीतने के ज्यादा होते हैं और ऐसे में जितने भी नगर निकाय के यहाँ पर हैं बीजेपी का दबदबा पहले से रहा है। हालांकि इस बार कई ऐसे सीटें भी देखने को मिली है जहाँ पर बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं वो बागी हो चुके हैं, चाहे बात देहरादून की कर ली जाए या फिर बात कोई नगर पालिका की कर ली जाए या कुमाऊं मंडल के अधिकतर ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जो बागी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की। हालांकि ये भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री का जो गृह जनपद है उसमें भी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी बागी हो चुके हैं। लगातार अपने को टिकट की मांग कर रहे दिखते रहते थे, लेकिन जब टिकट न मिला तो वो भी अब बागी हो चुके हैं और ये तमाम जगह जब तक चुनाव नहीं होते हैं ये देखने को मिलेगा। आज फाइनल लिस्ट जब जारी होगी कि कितने नामांकन हुए, किस ने नामांकन किया, कितने भाजपा के ऐसे नेता हैं जिनको टिकट न मिलने पर उन्होंने अपना बागी रुख अपनाया है, तो ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। हालांकि ये जरूर है कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है उसका दबदबा निकाय चुनाव में रहता है। जी हिमांशु, आपका कहना है कि जो भी पार्टी सत्ता में है उसका दबदबा वहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस से जो बागी हुए हैं आखिर उनके बागी होने पर वोट बैंक पर कुछ फर्क वहां पर पड़ सकता है? निश्चित रूप से देखिए, लगातार जो सभी प्रत्याशी हैं वो लगातार मेहनत करते हुए आते हैं, 5 साल से मेहनत करते हुए आ रहे हैं कि उन्हें टिकट मिलने की उन्हें एक आशा रहती है, उम्मीद रहती है और इसी को लेकर वो अपनी तैयारियों में जुटे रहते हैं और 5 साल बाद जब टिकट ना मिले तो वो बागी रुख अख्तियार करते हैं और बागी रुख अपनाने के बाद वो जो है कहीं ना कहीं वोट बैंक को काटने का काम करते हैं। चाहे किसी भी प्रत्याशी को 1000 ही वोट क्यों न मिले, एक वोट से जो है मार्जिन का फर्क पड़ता है, जीत मार्जिन का फर्क पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बागी प्रत्याशी हैं वो वोट बैंक पे खासा असर नजर डालते हुए आएंगे, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं उत्तराखंड प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है। भाजपा ने जसपुर नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद पर अशोक कुमार खन्ना पर अपना विश्वास जमाया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने आविद नूरी पर और बहुजन समाज पार्टी ने वसीम सिद्दीकी को अपने उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा है। सभी ने ढोल नगाड़ों के साथ जनता में अपनी दावेदारी करते हुए जनता का आशीर्वाद लेकर के नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें दूसरे दिन तक चुनाव जसपुर नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए 6 नामांकन भरे, जिसमें भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोहम्मद आफाक, मोहम्मद नौशाद, नाजरीन, प्रियंका, चंद्रपाल सिंह और सभासद पद पर 20 वार्ड से 87 नामांकन पत्र दाखिल किया। जी, नगर पालिका क्षेत्र जसपुर के लिए अभी तक 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जिसमें मोहम्मद आफाक हैं, मोहम्मद नौशाद हैं, अशोक कुमार जी हैं, श्रीमती प्रियंका, श्रीमती नाजरीन और चंद्रपाल सिंह जी। सर, सभासद की बात करें वो कितने हुए? सभासद के अभी तक हमारे पास 87 नामांकन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। जी, हमारे यहाँ पर जो सभासद हैं उनके 17 नामांकन प्राप्त हुए हैं आज की तिथि में, और उसके अलावा 2 नामांकन अध्यक्ष पद के लिए हुए हैं। कुल 3 नामांकन अध्यक्ष पद के लिए और कुल 28 नामांकन हमारे सभासद के पद के लिए प्राप्त कर लिए हमने 2 दिन में। वहीं निकाय चुनाव में राष्ट्रीय दलों को पराजित करने में जुटे निर्दलीय प्रत्याशियों ने लालकुआ तहसील में स्थित रिटर्निंग ऑफिसर तुषार सैनी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी माजिद अली और सभासद पद के लिए वार्ड नंबर 1 से मंजू देवी, वार्ड नंबर 3 से योगेश उपाध्याय, वार्ड नंबर 4 से शबनम, वार्ड नंबर 5 से भारती, वार्ड नंबर 7 से भुवन पांडे ने नामांकन दाखिल किया।
कि मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सन 2000 से लगा रहा, जिसमें मैंने शहर के नगर युवक कांग्रेस के पद पे रहा। उसके बाद में जिला महामंत्री के पद पे दीपक गुलटिया जी के साथ में मैंने काम किया। उसके बाद में संजय नेगी जी जिलाध्यक्ष रहे, तब यूथ कांग्रेस में मैं उपाध्यक्ष के पद पे काम किया। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, एक आम आदमी सिपाही कार्यक्रम के तहत भी लाखों का समन्वयक भी रहा। मैं काफी पदों पर मैंने काम किया। उसके बाद जब सीट ओबीसी आई तो मैंने अपने पद के लिए दावेदारी की, जो एक कार्यकर्ता के नाते मैंने की, और मुझे उम्मीद थी कि पार्टी मेरा समर्थन करेगी, मेरा साथ देगी, क्योंकि मैंने अपना 25 करीब साल अपने जीवन के इस पार्टी को दिए। आज जो है, जो कांग्रेस ने खेल खेला है, एक आदमी को पिछले 4 साल से ओबीसी का दावेदार बना के और लास्ट में आज डम्मी कैंडिडेट बना के रख दिया इन लोगों ने। ऐसा छल कपट करा है और बाहर से एक पैनल बनाया, विश्वास दिलाया कि पैनल बनना है। पैनल में 3 नाम जा रहे हैं। 3 नाम जाने के बाद लास्ट में 14 नाम न जाने कहां से लेके आ गए। बड़े बड़े कौन सी जाति सर्टिफिकेट, रातों रात सर्टिफिकेट बना के रख दिए। अरे भैया, आप ही को सारे चुनाव लड़ना है। सामान्य में आप लड़ेंगे, ओबीसी में आप लड़ेंगे, एससी में आप लड़ेंगे, तो आम कार्यकर्ता क्यों भंग कर दो। सारे मोर्चे इतने आपने बना रखे, ओबीसी, अल्पसंख्यक, एससी वाले। आप सिर्फ छल और कपट करके लोगों का जैसे भरोसा जिता रहे, और उसके बाद चुनाव का जब नंबर आता है, जब उनको लेने का नंबर आता है, तो उसके बाद आप फिर स्वयं खड़े जाते हैं। कभी आप बड़े बड़े ऊंचे पदों पर हो जाते हैं, कभी आप कहते ऊंची जातियों में जाते हैं। वहीं विकासनगर में नगर पालिका चेयरमैन सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी धीरज नोटियाल ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं सेलाकुई नगर पंचायत चेयरमैन सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी सुमित चौधरी ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच करके अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि विकासनगर नगर पालिका चेयरमैन सीट पर 8 उम्मीदवारों ने 14 नामांकन पत्र भरे, जबकि यहां अभी तक कांग्रेस उम्मीदवार धीरज नोटियाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो वहीं विकासनगर नगर पालिका के 11 वार्डों के सभासद पदों पर अभी तक 47 उम्मीदवारों ने 96 नामांकन पत्र खरीदे, जिसमें से 5 नामांकन पत्र जमा करवाए गए हैं। विजन बहुत बड़ा है। विकासनगर में बहुत चीजों की आवश्यकता है। अभी मैं अपना एक घोषणा पत्र बना रहा हूँ। पार्टी की तरफ से भी हमारा घोषणा पत्र आएगा नगर निकाय को लेके, वो भी आपके बीच रखा जाएगा। और सबसे पहले तो विकासनगर के जनता के आशीर्वाद की आवश्यकता है। मैंने आज नामांकन किया है। मेरे सामने कई समस्याएं हैं, जैसे एक कूड़ाघर की होगी सबसे पहले तो प्राथमिकता, दूसरी सेलाकुई में जाम की स्थिति, महिलाओं की सुरक्षा को लेके। मेरी उम्र 21 साल है और मैं वार्ड नंबर 9 से लड़ रही हूँ। क्या मुद्दे मानते हैं, क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड की, किस तरह उनको हल करेंगे? समस्याएं पानी की है, शिक्षा की है, रोडों की है और यूथ के डेवलपमेंट के लिए भी है। तो ये सब चीज़ें मैंने खुद भी झेली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आगे की जनरेशन ये सब ना झेले। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। असम के मुख्यमंत्री सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने हरिद्वार में नारायणी शिला मंदिर में पूजा अर्चना की और आरती में भाग लिया, जहां उन्होंने भगवान नारायण से सबके कल्याण सुख शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी प्रणब मुखर्जी के साथ भी असम्मानजनक व्यवहार कर चुकी है। स्वागत है, ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खटीमा से खबर है, जहां पर रविवार शाम को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल मौली के साथ उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में पहुंची, जहां उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह विष्ट ने तहसील परिषद में मशाल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद मशाल चकरपुर में नवनिर्मित वन चेतना केंद्र खेल मैदान पर पहुंची, जहां पर 10 जनवरी 2025 से मलखंभ खेल का होना सुनिश्चित हुआ है। इसी के अंतर्गत खेल मैदान में पहुंचकर जिला क्रीड़ा अधिकारी जानकी कार्की ने सभी खिलाड़ियों को 38वें अंतर्राष्ट्रीय खेल की शर्ट वितरण की और यहां खेल खेला जाएगा उस स्थान का निरीक्षण किया। हमारे सौभाग्य की बात है, हमारे 38वें नेशनल गेम किए जा रहे हैं, जो 28 जनवरी से
14 फरवरी तक होने हैं और ये हमारे 28 तारीख से 29 तारीख तक 2 दिवसीय हमारा डोरची का जो यात्रा है ये रुद्रपुर में चल रही है और यहाँ पर को खटिमा में मलखम होना प्रस्तावित है और इस सौभाग्य की बात है हम सबके लिए यहाँ पर को पहली बार और बहुत बड़ा आयोजन मलखम होने जा रहा है और टोटल हमारे रुद्रपुर में डिस्ट्रिक्ट में 6 इवेंट हो रहे हैं। हमारे साइकिलिंग हो रही है, रोड साइकिलिंग हो रही है और वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है और शूटिंग का एक इवेंट और हमारा रुद्रपुर में आया है। तो टोटली हमारे 6 इवेंट हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं सुबह से ही हजारों लोग मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण दान पुण्य किया। वहीं प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम किया है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधों के बीच श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा की। क्योंकि हर अमावस्या अपने आप में पुण्यदायी होती है, परंतु शास्त्र कहता है कि सोमयुता अमावस्या अथवा भौमयुता अमावस्या अर्थात सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या सोमवती और मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या भौमवती अमावस्या कहलाती है। इनका पुण्य इतना बताया गया है कि जो व्यक्ति मौन रहकर आज गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान कर ले, उसमें भी विशेषतः कुंभ क्षेत्र, हरिद्वार, हर की पौड़ी जैसे कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज जैसे कुंभ क्षेत्रों में अगर स्नान कर ले तो व्यक्ति राजसूय 10 और अश्वमेध यज्ञ सहस्त्र करने के बराबर एक स्नान की डुबकी मात्र से पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। मत्स्य को ऐसा बताया था कि गंगा स्नान करना चाहिए, अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते कहीं भी पहुंच के स्नान कीजिए। तो इसका जो है हमारे ग्रंथों में उच्चारण है, इसका महत्व काफी बताया गया है। तो आज हम जम्मू से आए दर्शन स्नान करने के लिए और काफी ज्यादा लोग भी आए हुए यहाँ पे। में हर की पौड़ी पर सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है और इसका खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार के दिन ही सोमवती अमावस्या पड़ी है। सुबह से ही हजारों लोग मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुबह ही पहुंच गए। इतनी सर्दी होते हुए भी लोग गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आए, अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण दान पुण्य करते नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमन, सोमवती अमावस्या आज है, हरिद्वार में किस तरह का माहौल दिख रहा है, क्योंकि खास महत्व है, आज सोमवार भी है और इसी दिन सोमवती अमावस्या भी पड़ी है। किस तरह का माहौल गंगा के घाटों पर दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए आज सोमवती स्नान कहा जा सकता है कि आज साल का अंतिम स्नान भी, इसलिए देश के अलग अलग कोनों से तमाम जो श्रद्धालु है सुबह से ही हर की पौड़ी पर पहुंचने लगे। तो सुबह तड़के से 4 बजे से तमाम जो घाट है हरिद्वार के उन पे श्रद्धालुओं का तांता देखने के लिए मिला था। इतनी ठंड के बावजूद भी लगातार श्रद्धालु आस्था की डुबकी गंगा में लगा रहे। यहाँ पे सोमवती स्नान पर्व है जिसको लेकर देश के अलग अलग कोने से कहा जा सकता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के तमाम जो श्रद्धालु होते हैं वो हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुंचते हुए आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसी मान्यता होती है कि आज के दिन जो गंगा घाट पर स्नान करके दीप दान करते हैं उनको तमाम जो कष्ट होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि आज के दिन पितरों के लिए बड़ा खास दिन माना जाता है। आज के दिन पितरों की पूजा करने से तमाम तरह की जो मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है, जिसको लेके यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु सुबह से ही हर की पौड़ी पर पहुंचकर ब्रह्मपुर घाट पर पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा गए। लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही हर की पौड़ी पर पहुंच गए थे। खास तौर से मैंने देखे कि इस गंगा स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तमाम जो तैयारियां थी वो कई दिन पहले से इसमें लग गए। तो लगातार ही हमने देखे कि जो हरिद्वार के एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल है उनके द्वारा पुलिस को ब्रीफ किया गया था एक दिन पहले। तमाम जो पुलिस बल था उनको सभी घाटों पर लगा दिया गया। खास तौर से हमने देखे कि किसी श्रद्धालु के साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए, इसको लेकर तमाम घाटों पर जल्द पुलिस को तैनात किया गया है। और खास तौर से जो महिला घाट है वहाँ पे महिला पुलिस कर्मियों को लगाया गया और साथ ही साथ
लाउड स्पीकर के माध्यम से सभी जो श्रद्धालु है उनको जागरूक किया जा रहा है कि किसी अनजान व्यक्ति से ज्यादा बातचीत न करें। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी तुरंत जो सूचना है वो कंट्रोल रूम को दे। यहाँ पर हमने देखे कि लगातार जो श्रद्धालु थे वो हरिपुरी पर सुबह से पहुंचने लगे, तो तमाम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और अन्य जो राज्य वहां से श्रद्धालुओं की जो वाहन है वो एक दिन पहले से हरिद्वार की ओर दौड़ लगाने लगे थे। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी तमाम जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने पहले से तमाम जो स्थिति थी उसको संभाले हुए, जहाँ सड़कों पर जाम न लगे उसको लेकर भी ट्रैफिक पुलिस को जो है सड़कों पर तैनात किया गया है। जी अमन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। नए साल के जश्न पर उत्तराखंड में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे 24 घंटे खुले रहेंगे। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं। ऐसे में किसी भी पर्यटक को दिक्कत ना हो, इसलिए प्रदेश भर में सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को 24 घंटे खोलने की परमिशन दी गई है। यह आदेश 1 सप्ताह तक लागू रहेगा। नैनीताल में इन दिनों न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर के पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसायियों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। साल 2025 के आगमन को खास बनाने के लिए नैनीताल समेत पूरे हिल स्टेशन तैयार हैं। नैनीताल में भी माल रोड को न सिर्फ लाइटों से सजाया जा रहा है, बल्कि पर्यटक गीत संगीत का लुत्फ उठा सकें, इसके लिए पर्यटन कारोबारी से जुड़े लोगों ने सैलानियों को रिझाने के लिए डिस्को का आयोजन किया। न्यू ईयर का जैसा आपको पता है, क्रिसमस और न्यू ईयर का होटल वालों को काफ़ी इंतजार रहता है और इस साल भीड़ भी अच्छी है, काम भी बहुत अच्छा है, टूरिस्ट काफ़ी तादाद में यहाँ पे आ रहा है। और न्यू ईयर के लिए जैसा कि हम पहले पूर्व में भी शहर को सजाते थे, मॉल रोड में लाइटिंग वगैरह करते थे, इस बार हमने पूरी लेक के चारों तरफ लाइटिंग कराई है और म्यूज़िक भी चलेगा। और साथ में हमने एडिशन में इस बार हमने टूरिस्टों के लिए हमने गैस हीटर्स का भी इंतजाम किया है, जो मॉल रोड में हमारे जगह जगह पे लगेंगे। नगर पालिका के अलाव जलते हैं, उसके अलावा हमारे गैस हीटर्स रहेंगे, तो टूरिस्ट को ठंड से भी निजात मिलेगी। के रिगार्डिंग हमारी जो ट्रैफिक प्लान है, एडवाइजरी, वो जारी कर दी, हमने सोशल मीडिया पे जारी की है। जैसा कि नैनीताल का सब लोगों को पता है कि जिन होटल्स में पार्किंग अवेलेबल है, वहाँ पर जो टूरिस्ट है वो अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। जो ऐसे टूरिस्ट है जिन होटल्स में पार्किंग नहीं है, वो हमारे यहाँ रूसी 1 रूसी तक अपनी गाड़ी से आएंगे, उसके बाद में उनको शटल सर्विसेज से नैनीताल शहर में ड्रॉप किया जाएगा। इसके साथ ही जो बाइकर्स हैं उनको नैनीताल शहर में हम नहीं आने दे रहे हैं, उनको भी अगर आना है तो वो भी शटल सर्विसेज से आएंगे, नैनीताल शहर में बाइकर्स की एंट्री नहीं हो पाएगी। और इसके साथ हमारा जो कैंची का जो बड़ा सीज़न है, कैंची में भी क्योंकि काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, तो उनके लिए हमने डाइवर्जन प्लान कर रखा है। तो वो जब भी रुद्रपुर से या बाजपुर या काशीपुर से एंटर करेंगे नैनीताल ज़िले में, तो उनके लिए डाइवर्जन प्लान जारी हो रखा है। तो हमारा टूरिस्ट से निवेदन है कि वो जब भी आए तो एक बार जो हमारा ट्रैफिक प्लान है उसको देख लें। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।